नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रश्मि फ्लाई हाई और मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। दोस्तों, आज मैं अपना ये पूरा जो वीडियो है वो इसी तरह के अंधेरे में करूँगी, क्योंकि आज मैं जिस कहानी के बारे में, जिस दुर्घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो बेहद ही शर्मनाक और लोगों को शर्मिंदा करने वाली है। मैं तो इस घटना से शर्मिंदा हूँ, और शर्मिंदा मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं एक बेटी हूँ। मैं शर्मिंदा इसलिए हूँ क्योंकि हमारे भारत के संविधान ने मुझे शर्मिंदा होने पर आज मजबूर कर दिया है। यूँ तो मुझे भारतीय संविधान पर पूरा भरोसा था, लेकिन आए दिन हो रही अब ऐसी घटनाओं से एक बेटी होने के नाते ना ही मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ इस देश में, और ना ही मैं भारतीय संविधान को ज़्यादा समझ पा रही हूँ। और इसीलिए आज मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि भारतीय संविधान ने मुझे शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ हाथरस में हुई घटना की, जिसे सब लोगों में क्रांति पैदा कर दी है। हमें याद होगा 2012 की वो घटना, निर्भया। इसी तरह की क्रांति हर तरफ देखने को मिल रही थी। यूँ तो इस तरह की घटना आम बात हो गई है। हर दिन 90 लड़कियों के साथ इसी तरह की घटना, क्राइम होते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो मजबूर कर देती है लोगों में गुस्सा दिलाने के लिए, और ऐसी ही घटनाओं में से एक घटना ये है हाथरस की। दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं ये पूरा वीडियो अंधेरे में शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस देश का संविधान जो कानून, जो न्याय दिलाने में इतनी देरी करता है। दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। यूपी का एक जिला हाथरस, जहाँ रहती थी एक बेटी, हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती थी वो बेटी। उस बेटी के भी अपने कोई सपने होंगे, हमारी तरह, आपकी तरह ही वो थी, सादगी भरा जीवन जीती थी। लेकिन उस बेटी के सादगी भरे जीवन को लग गई किसी की नज़र, और दरिंदों ने नोच खाया उस बेटी को। हाथरस की बेटी की बात मैं कर रही हूँ, जिसकी कुछ दिनों पहले देहांत हो गया। देहांत की वजह गैंग रेप। मैं आपको इस घटना के बारे में कुछ वीडियोस दिखाऊंगी और कुछ बातें करूंगी। दोस्तों, पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो पीड़िता का आखिरी वीडियो है। कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग। उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन, जिस दिन आपकी चोट लगी है, उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, सुना आपने? लड़खड़ाती हुई जवान में क्या कह रही है ये बेटी? ये बेटी कह रही है कि इस तरह का दुष्कर्म उसके साथ पहले भी हुआ था, लेकिन उस समय वो बच गई थी। लेकिन इस बार ये बेटी बच नहीं सकी। वो कह रही है, लड़खड़ाती हुई जवान में अपनी आप बीती बता रही है। सवालों पूछने के बाद वो कह रही है कि इस बार मेरे साथ रेप हुआ है। वो कह रही है लड़खड़ाती जवान में कि हाँ, रेप हुआ है। दोस्तों, अगर आप इंसान होंगे तो मेरा ये वीडियो और ये दर्दनाक कहानी सुनकर हर किसी का खून खौल उठेगा। जी हाँ, हाथरस के जो एडीजी साहब है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है। अफसोसजनक
जबकि पीड़िता का ये आखिरी वीडियो मैंने आपको कुछ देर पहले सुनाया, जिसमें वो कह रही है रेप हुआ है, लेकिन एडीजी साहब का कहना है कि रेप नहीं हुआ। अब आप समझिए कि ये कानून के रसूखदार, अब समय आ गया है कि आप और हम मिलकर इन रसूखदारों को कानून समझाएं, क्योंकि या तो ये कानून के रखवाले कानून भूल गए हैं या फिर ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है। इसे समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन एडीजी साहब की इन बातों का जवाब भी एक बेटी ने ही दिया। सुनिए ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने निहायत ही घिनौनी बात आज फिर करी है। आज वो कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं है क्योंकि सीमन नहीं मिला है, वीर्य नहीं मिला है। एडीजी महोदय, मैं आपको थोड़ा सा कानून याद दिलाना चाहती हूँ। आईपीसी की धारा 375, जिसका कि संशोधन 2013 में हुआ है, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस बाबुलनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि रेप के लिए सीमन का मिलना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीनिस, पुरुष की लिंग का पेनिट्रेशन होना भी अनिवार्य नहीं है। अगर कोशिश भी की गई है ये, तो उसको रेप माना जाएगा। आप ऐसी घटिया बात बार बार करके ये दर्शा तो देते हैं कि आपको कानून की कोई जानकारी नहीं है। आपको 30 साल पहले जब आप पुलिस एकेडमी में थे वो कानून याद है। कानून बदल चुका है, उसको पढ़िए, उसका अध्ययन करिए और जिस पद पर है उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा रखिए, क्योंकि आप एक मृतिका का असम्मान तो कर ही रहे हैं, आप अपने पद का भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये मेरी जानकारी भी है और राय भी है आपको। धन्यवाद। सुना आपने? तो जरूरत है इन कानून के रखवालों को कानून समझाने की। पीड़िता के माता पिता की कई ख्वाहिशें होंगी। पीड़िता की खुद की ख्वाहिशें तो वो अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन जीवित माता पिता परिवार की कई ख्वाहिशें जो जीते जी उनके अंदर उनका दम घोट रही है। जी हाँ, माता पिता की ख्वाहिश रही होगी आम माता पिता की तरह कि वो अपनी बेटी को हल्दी लगाकर अपने घर से विदा करें, लेकिन दरिंदों ने ऐसी दरिंदगी की कि हल्दी लगाना तो दूर, उसके माता पिता अपनी बेटी की आखिरी बार देख तक ना सके। ऐसी दरिंदगी। और ये सब किया पुलिस वालों ने। एक तरफ पीड़िता के साथ रेप हुआ तो दूसरी तरफ उसकी लाश का भी तिरस्कार किया गया। और करने वाले कौन? यूपी के कानून के रखवाले। जी हाँ, बदनसीब माता पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देख तक ना सके। देखना तो दूर, अपनी बेटी का विधि विधान के साथ दाह संस्कार तक ना कर सके, क्योंकि रात के अंधेरे में ही यूपी पुलिस पीड़िता की लाश को जला देती है। घंघोर अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हर हिंदू अच्छे से जानता है कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार इस तरीके से रात में नहीं हो सकता। हर हिंदू अच्छे से जानता है पार्थिव शरीर को सूर्य अस्त से पूर्व ही दाह संस्कार किया जा सकता है, लेकिन यूपी पुलिस ने भारतीय संस्कृति को ताव पर रखकर ये सब किया, वो भी रात के घंघोर अंधेरे में। अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनमें से पहली तस्वीर को देखिए, जिसमें ये पुलिस अफसर लाश को लेकर आ रहे हैं और आग लगा देते हैं। मैं आग लगा देते हैं शब्द इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दाह संस्कार का नियम नहीं है। देखिए कैसे अंधेरे में बॉडी को लाया जाता है और आग लगा दी जाती है बिना परिवार वालों के। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे ये पुलिस अफसर सवालों का जवाब देने से बच रहा है और कह रहा है कि हम हमारी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। अब आप जरा सोचिए, आप ही फैसला कीजिए, ये कैसा लॉ है और कैसा ऑर्डर
जहां रेप को रेप नहीं कहा जाता और दाह संस्कारों के नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है। दूसरी तरफ हाथरस में हुई इस घटना से हर तरफ हर जगह लोगों में गुस्सा है। लोग पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग तेज कर रहे हैं। अभी आपने जो तस्वीरें देखी उसमें आप देख सकते हैं लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, हाथों में बैनर लिए गुस्सा रोष प्रकट कर रहे हैं शासन प्रशासन के खिलाफ। पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, लेकिन क्या ये न्याय होगा? चलिए मान लेते हैं एक पल के लिए न्याय हो जाएगा, देर सवेर सही। हो सकता है गुनहगारों को फांसी हो जाए, लेकिन क्या ऐसा हो जाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिस दिन हाथरस की घटना हुई और हम सब आंदोलन कर रहे थे, उस दिन भी 2 रेप हुए, वो भी छोटी मासूम बच्चियों के। तो इस तरह की घटना तो होती रहती है, तो ज़रूरत किस बात की है कि इस घटना पर लगाम लग सके, देखना ये है। साथ ही साथ ये देखें कैसे पुलिस लोगों के साथ बर्बरता कर रही है। मैडम जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे उन्हें खदेड़ा जा रहा है। काश मैं कह सकती मैं इस भारत में नहीं रह रही हूँ, काश मैं कह सकती ये मेरा देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्याय जो उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन अफसोस मैं इसी देश में रहती हूँ और यही मेरा ही भारत है। काश इतनी पुलिस किसी बेटी की रक्षा के लिए लगाई जाती, ना कि उसके गुनहगारों को छुपाने के लिए, बचाने के लिए। ताज्जुब की बात है, जो लोग चाहते हैं कि पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले, उन लोगों को भी पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे देश का संविधान किसी गुनहगार को भी वकील देता है ताकि वो अपने सफाई पेश कर सके अपने गुनाह के खिलाफ, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपको याद होगी सीमा कुशवाहा, जरा सुनिए। देखिए, प्रशासन जो है, मुझे लगता है कि इनको डर बहुत ज्यादा है कि अगर मैं पीड़ित परिवार से मिलती और कुछ वो और भी सच्चाई जो है मुझे बताते, तो शायद कुछ और चीजें रियलिटी सामने आती। इसलिए इन्होंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस परिवार। सीमा कुशवाहा, आपने जिन्हें सुना, ये वो वकील है जिसने निर्भया का केस लड़ा था, हमारी निर्भया, जिसे 7 साल के बाद इंसाफ मिला। अफसोस की बात, इस केस में भी सारे सबूत थे, लेकिन फिर भी इंसाफ मिलने में इतनी देरी हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे जो भारत का संविधान है उसमें ऐसी धाराएं हैं जिसका फ़ायदा ऐसे दरिंदे उठाते हैं और केस को पलट कर रख देते हैं, इसलिए देरी हुई न्याय मिलने में। सीमा कुशवाहा चाहती हैं इस पीड़िता का केस लड़ना। उसने उसके भाई से भी बात की, लेकिन उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये मेरा देश है, ये मेरा संविधान है। अब सोचना हमें है, अब करना हमें है, अब फैसला भी हमें है लेना है। और तब तक, जब तक हमारे देश के कानून में इतनी ताकत नहीं आ जाती कि वो ऐसे भेड़िए, ऐसे दरिंदे को जिंदा आग के हवाले कर दे, तब तक सोचना, करना, फैसला हमें लेना है। हम बेटियों को भी लेना है, क्योंकि एक बेटी होने के नाते मैं कह रही हूँ कि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा इसलिए नहीं हूँ कि मैं एक बेटी हूँ,
शर्मिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मेरा भारतीय संविधान मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मैं शर्मिंदा इसलिए हूँ और ये मैं खुले आम इस वीडियो में कह रही हूँ और कह रही हूँ सरकार से कि हम बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए और उसे सही पूर्वक पालन कीजिए। नहीं तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब सही में व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा है कि बेटियां जो अपनी ब्यूटी को ध्यान में रखने के लिए पैसे खर्च करती है वो एक रिवॉल्वर खरीद कर अपने पॉकेट में रख ले। ऐसा दिन भी आने में देर नहीं लगेगी। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, वो अभी से कोई ऐसा कानून ले आए जिससे दरिंदे खौफ खाए उन्हें ऐसी दरिंदगी के लिए जिंदा आग में झोंका जाए, तब जाकर डर का माहौल पैदा होगा और तब जाके वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं वो बंद होंगे। अन्यथा ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही लोग सड़कों पर उतरेंगे और ऐसे ही ये आंदोलन रहेगा, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं अपना एक और वीडियो बहुत जल्द पोस्ट करूंगी जिसमें आपको बताऊंगी ऐसी घटनाएं तो होती हैं और इस पर राजनीति भी होती है। इस पर राजनेता जो है वो रोटियां सेकते हैं। इस घटना पर मैं ये वीडियो भी जल्द जारी करूंगी और बताऊंगी और दिखाऊंगी आपको ऐसे आंकड़े जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम किए जाते हैं। ऐसे भयानक आंकड़ों से आपको रूबरू कराऊंगी कि आपकी रूह कांप जाएगी कि मेरे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। इन भयानक आंकड़ों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जय हिंद।